नीति शास्त्र का बड़ा दमदार टॉपिक है। नीति शास्त्र का वर्तमान समय में प्रासंगिकता। प्रासंगिकता नीति शास्त्र में नीति शास्त्र का वर्तमान समय में प्रासंगिकता बड़ी दमदार टॉपिक है। कहने का तात्पर्य है यह टॉपिक उनके लिए विशेष उपयोगी है। टॉपिक उनके लिए विशेष उपयोगी है जो अभी एमए में है, बीए में है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस दे रही है, मेंस दे रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभप्रद होगा या मेंस देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। गुड इवनिंग इमरान। ध्यान से एक एक चीज़ नोट करते चलना मेरे लाल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया करो। जब मैं कह रहा हूँ कि दीपक आ गया, ठीक है, पटना से, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जितने लोग हैं, सारी चीज़ें अभी 5 मिनट हुआ, अभी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाया हूँ, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा प्लीज़ बनाते चलना, आप लोगों को बेहद लाभ होगा। एक एक चीज़ लाभ। देखो, वर्तमान नीति शास्त्र की वर्तमान प्रासंगिकता। अब ये टॉपिक नंबर टॉपिक नंबर 1 के तहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी के लिए। ये चीज़ें हैं। अब मैं ना शुरू करता हूँ वर्तमान प्रासंगिकता। ध्यान से एक एक चीज़ लिखना। ये कितना चार्ट जरूर बनाना। सामाजिक आयाम के अंतर्गत, धार्मिक आयाम के अंतर्गत, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र। देखो, नीति शास्त्र की प्रासंगिकता इतने आयामों से हो जाती है। हम इतने आयाम से, मैं यदि सच में डिटेल से पढ़ाऊं तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पर चर्चा करना पड़ेगा। यानी 5 घंटे का यह टॉपिक है, लेकिन मैं 5 घंटे को 1 घंटे के अंदर सार संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। देखो, टीचर कहते हैं ना कि 30 घंटे में पॉलिटी, 10 घंटे में पॉलिटी। भाई देखो, यदि ईमानदारी से पढ़ाओगे तो कभी भी 30 घंटे में ख़त्म नहीं होगी। वह जल्दी जल्दी छोड़ के लपेटते हैं, तब होता है। यहाँ पे मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन शॉर्ट जरूर करूँगा। पहले ही मैं ईमानदारी से बता देता हूँ, सामाजिक आयाम में बहुत जरूरी है। सामाजिक आयाम में नीति शास्त्र की प्रासंगिकता क्या है? तो देखो, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से गड़बड़ है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, एक चीज समझ लेना, शिक्षा व्यवस्था का, आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक ही उद्देश्य है, सभी लोग सहमत होंगे, शिक्षा पैसा कमाना, आम बोलचाल में, यानी आर्थिक इच्छा पूर्ति।
जिस उम्र में लड़के को माँ बाप का सम्मान के आचरण सीखना चाहिए, वह 3 लाख 5 लाख समझता है, पढ़ता है। जब वो 3 लाख 5 लाख पढ़ेगा तो कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि 21 साल के बाद वह इथिक्स पढ़ा देंगे तो वह सीधा नैतिक गुण समझेगा, नैतिक कर्तव्य समझेगा। क्योंकि यह 1 से 21 साल का जो समय होता है, यह कच्चे घड़े के समान होती है। जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाओ फटा, ये देखो अभी शुरू किया हूँ, फटाफट ये चार्ट बना लो। ये मेरे दोनों स्टूडेंट वहाँ मतलब ISPCS पे है, एक बार इस चार्ट को बना लो। और जब भी UPSC के एथिक्स में लिखना, एक बार जरूर देखना कि कोई इस तरीके से पढ़ा है क्या। हर चीज़ों को चार्ट बनाओ, फटाफट लिखते चलो। शिक्षा व्यवस्था, देखो शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है पूरी तरीके से आर्थिक इच्छा पूर्ति पर निर्भर है। बच्चा हमेशा लाख में पढ़ रहा है, 3 लाख कमाएंगे, 5 लाख, पापा 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, उससे कैसे उम्मीद करोगे कि वो बड़ा होगा तो वो कहेगा कि पापा 3 लाख में बेच दे। 3 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप इम्पोर्टेंट है, वो कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बचपन से वही यही चीज़ें पढ़ रहा है कि 3 लाख 5 लाख 10 लाख, तो वो 10 लाख के ही जैसे दृष्टिकोण रखेगा, 10 लाख के जैसे ही वो अपनी सोच रखेगा। तो हमें कोशिश यही करना होगा कि इन चीज़ों को बदलना होगा, इन भाव को बदलना होगा, तब हमारी सोच बदलेगी। काश सारे बच्चे समझ जाते, यही चीज़ों की वजह से बेईमानी हो रही है। देख मेरे लाल, तू देख, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ नीति शास्त्र, नैतिक मूल्य, और तू कह रहा है कि आई हैव ओनली 10 लाख इन माई बैंक। देख, नैतिक मूल्यों को दौलत से नहीं खरीद सकते हो। तुम दुनिया के कितने भी अमीर हो जाओ, इन प्यार के, इन जज्बात को, इमोशन को नहीं खरीद सकते हो। आज की हमारी शिक्षा, पहले की शिक्षा व्यवस्था क्या थी कि हमें समग्र विकास की बात की जाती थी, जहाँ हमें इथिकल वैल्यू भी बचपन से ही सिखाए जाते थे। आज हमें क्या सिखाया जा रहा है, बस इसे नोट करो। जो लोग लेट आ रहे हो गधों, टाइम से आ जाया करो, ठीक है, तो टाइम से नोट करो, एक एक चीज़ अभी कुछ वो नहीं किए हैं। नीति शास्त्र का वर्तमान समय में प्रासंगिकता, सामाजिक आयाम में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आर्थिक पैसे पर आधारित हो गई है। और जब इच्छा पूर्ति पैसे कमाने पर आधारित हो गई है तो यह संभव ही नहीं है कि हम नैतिक वैल्यू को समझे, नैतिक मूल्यों को समझे, नैतिक मान्यता को समझे। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, यह संभव ही नहीं है कि हम इन चीज़ों के साथ इंसाफ कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, सामाजिक मूल्य क्या है जहां हम एक दूसरे के साथ साथ रह सके। ये भाव खत्म हो रहा है, सब मियाँ बीवी एक साथ लेके फरार हो रहे हैं, कोई चाहता ही नहीं है। आज दुनिया इस तरीके से पागल हुई है कि कोई ग्रुप फोटो लेना ही नहीं चाहता है, सब सेल्फी के चक्कर में पड़े हैं। आज इंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं, आप ही लोग समझो, इंटरटेनमेंट के लाखों साधन हैं, उसके बावजूद भी हम अकेले हैं। क्यों? ये भाव क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ, हमारे देश से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है। कोई ऐसा है ही नहीं, लोगों के पास कोई ऐसा है ही नहीं विश्वसनीय जिससे वो अपने दिल के हर बात कह सके, हर चीज़ शेयर करे। हर पे शक है, बाप को बेटे पे, माँ को बाप बेटी पे, पति को पत्नी पे, पत्नी को पति पे शक है। सब शक की निगाह से देख रहे हैं। इन शक का आना, जीवन में शक का आना, जीवन में शक का आना क्या है? नैतिक मूल्यों के पतन के कारण है, नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है, पतन का कारण है। यदि नैतिक मूल्य का पतन नहीं होता तो यह संभव ही नहीं है। दुनिया सब चीज के भोग नहीं कर रहा है मेरे लाल, केवल अर्थ के पीछे पागल है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन को जीने के 4 आयाम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
हम आज क्या है, दो के पीछे ये पागल है। धर्म और मोक्ष की बात ही सब भूल गए हैं। खूब पैसा कमाओ, खूब मस्ती करो। ये दुनिया भोग मतलब दीपक तुम कह रहे हो भोग लेना। भोग का मतलब जानते हो, दो प्रकार का भोग होता है। एक भौतिक भोग, वो क्षणांश होता है। एक आध्यात्मिक भोग। आध्यात्मिक भोग नैतिकता से मिलती है। ठीक है, हमारे यहाँ हमेशा, हम थोड़ा डिटेल हो जाएंगे, हमें डिटेल मत जाने दो। ठीक है, आज और कल में 2 घंटे के अंदर ये वर्तमान प्रासंगिकता हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादा देखो आज की, देखो यही होता है ना, पढ़ो तो उसकी हर आयाम को समझ लो। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों आयाम को कंफर्म कर दूं, इन तीनों को कल बढ़ा के कर दूं। ठीक है, देखो आप लोग खुद सेटिस्फाई हो, एक एक मेरे कमेंट से, एक एक मेरे स्टेटमेंट से आप लोग संतुष्ट होंगे। यह दुनिया का मतलब एक एक चीज आपको समाज में घटती नजर आएगी। कहने का मतलब क्या है, आज शक के आधार पर नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। सबके अंदर वैमनस्य है, हम खूब लूट ले, लूट के क्या करोगे यार, अपने को भूल जा रहे हो। वह विकास है, वह किस प्रकार की समाज में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज के सभी भ्रष्टाचारों की जड़, सभी भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन। एक बार हम इसे चार्ट में बता देते हैं। नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन। इसलिए वर्तमान प्रासंगिकता यही कहती है कि वर्तमान प्रासंगिकता यही कहती है गलत है मेरे लाल, तू ही बता ना, यदि तुम मेरे जगह पे होते तो कैसे कह देते। इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स नेवर पॉसिबल। ठीक है, जरूरत बेटे को दूध की है तो उसे, ये चीजें गलत है। और देखो यही चीजें ही तो ले जा रही है। ठीक है, हमारी जो गैपिंग कर रही है, सुशील जो कह रहे हो ना, सबसे नैतिक मूल्य। इसलिए आज क्या हो रहा है कि नैतिक मूल्यों के पतन, मूल्यों का पतन जो है नैतिकता की प्रासंगिकता को बढ़ा रहा है, नैतिकता की प्रासंगिकता को बढ़ा रहा है। हमें आज थोड़ा सा नैतिक होना जरूरी है। हमें अपने मानवीय मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। कि मानवता क्या है, नैतिकता, ये चीजें 100%। क्या लाइन बोला, दिल खुश हो गया मेरे भाई, मेरे लाल। दीपक बहुत सही बोले कि सब कुछ हम जान लिए खुद को भूल कर। हम यही कर रहे हैं, खुद को भुला दिए हैं। इस भागम भाग की दुनिया में हम खुद को भुला दिए हैं। हम हैं कहाँ, हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं। वो बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे, वो लूट रहा है तो हम भी लूटेंगे। अरे एक बार तो अपने गिरहबान में झांक कर देखो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी नैतिकता कहाँ है। नैतिकता का दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, और इस नैतिकता के पतन का कारण ही एक चीज जान लो, सभी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने रेप की कांड हो रहे हैं, जितने ये तलाक हो रहे हैं, बेटा बाप को मार रहा है, माँ बेटी को मार रही है, ये मर्डर, हिंसा, यानी मानवीय मूल्यों के पतन के कारण
मानवीय मूल्यों के पतन के कारण ही क्या हो रहा है, हिंसा बढ़ी है। हमारे यहाँ हिंसा का बढ़ना, मानवीय मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन क्या किया है, हिंसा को बढ़ाया है। ठीक है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। ठीक है, दुष्कर्मों को बढ़ाया है, दुष्कर्मों को बढ़ाया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीजें क्या है, विश्वास का पतन हुआ है। जो सबसे बड़ा पतन हुआ है, विश्वास का पतन हुआ है। आप कहीं भी नैतिक मूल्यों के पतन के अंतर्गत ये 4-5 लाइन लिखो ना, क्या ऑटोमेटिक एक नंबर मिलेंगे। और एक एक देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर में एग्जाम्पल ऐसा दो जो सभी लोग जानते हो। ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो, सामान्य बनो, जो सामान्य की सूझबूझ में दिखाई देता हो, सामान्य की देख रेख में सभी लोग जानते हो। उस आंसर को डालोगे ना, उस एग्जाम्पल को डालोगे, ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसे आंसर डालोगे, ऐसे एग्जाम्पल डालोगे कि फिर चांद से खोज के लाना पड़े तो ऑटोमेटिक नंबर घटेगा। प्लीज यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड जनरल एग्जाम्पल इंक्लूडेड द आंसर कॉपी, नॉट स्पेशल एग्जाम्पल इंक्लूडेड इन आंसर कॉपी। ठीक है, ये सारी चीजें नैतिक मूल्यों का, और ये नैतिक, यही सामाजिक नीति शास्त्र की प्रासंगिकता। एक चीज यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा लिखना कि यही वो तत्व हैं, यही वो चीजें हैं जो दिन प्रतिदिन सामाजिक मूल्यों को गिरा रहे हैं, सामाजिक मूल्यों के पतन का कारण बन रहे हैं। हमें कोशिश क्या करना है, हमें इसके अगेंस्ट में सामाजिक मूल्यों को उठाने के संदर्भ में क्या करना होगा। अब यहाँ पर नैतिक मूल्यों को विकसित करने के उपाय, सामाजिकता के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का क्या आयाम हो सकता है। यहाँ से ध्यान से देखो, पहला दीपक ध्यान से देख, हमें क्या होगा, बहुत सही लिखे हो, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, की भावना को आगे करना, प्रगाढ़ करना, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रगाढ़ करना। ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रगाढ़ करना। दूसरा क्या है, मानवीय मूल्यों को उठाना, मानवीय मूल्यों को उठाना। ठीक है, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। देखो, सामाजिक मूल्य कब बढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखता है। ठीक है, सामाजिक मूल्य समाज में कब बढ़ेंगे, जब इन नैतिक मूल्यों का पालन किया जाएगा, नैतिक कर्तव्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमें कोशिश यही करना है। नैतिक मूल्यों के पतन का कारण ये है, सामाजिक मूल्यों के पतन का कारण ये हो जाते हैं, और इन मूल्यों को उठाने के लिए यह कार्य किया जाना चाहिए। तब जाकर वास्तविकता में हम वास्तविक रूप से नैतिक प्रासंगिकता में सामाजिक मूल्यों को ऊपर उठा सकते हैं। यदि हम इन मूल्यों को सही दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे तो सामाजिक मूल्य की वास्तविक प्रासंगिकता को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं। ठीक है, आपसी सौहार्द की भावना,
चौथी यदि चीज़ें जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं, चौथी चीज़ें जोड़ी जाए तो ये हो सकती है आपसी सौहार्द की भावना। आपसी सौहार्द की भावना, आपसी जो सौहार्द की भावना है, यही हमें नैतिक, वास्तविक जो नैतिक की प्रासंगिकता है उस पर ला सकता है। आप लोगों को नहीं लगता है कि भाईचारे पेश बंधुत्व की भावना हमें एक साथ जोड़ने का दृष्टिकोण देगी? ठीक है, मानवीय मूल्य हमें साथ रहने के भाव देंगे। ठीक है, हम धर्म, जाति, नस्ल आदि के भेद से ऊपर उठकर एक साथ बढ़ सकते हैं। ये क्या चीज़ है? यह जीवन जीने का वे है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें क्या है? जीवन जीने का तरीका है। इन तरीकों को अमल लाना, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, पति पत्नी के साथ जो विश्वास है, प्रगाढ़ता है, उसे वास्तविक रूप से बरकरार करके जीवन, उसके प्रति ईमानदार रहो, उसके तुम्हारे प्रति वो ईमानदार है। कभी किसी के बीच में अनबन होगी? नहीं होगी। ऐसे अपने मम्मी पापा में देख लो, मम्मी पापा माँ बाबूजी में देख लो, वहाँ पे ना जो भले ही कुछ ना हो, लेकिन जो प्यार की प्रगाढ़ता, बंधुत्व, जो अपनत्व है ना, वो आज के जोड़े भैया भाभी में देख लेना, नहीं मिलेगा। आज की जो शादियां हो रही नहीं मिलेगा। हमेशा एक दूसरे को शक की निगाह से देखे, क्योंकि वो अगली पीढ़ी जो नई शिक्षा व्यवस्था बनी है ना, पूरी की पूरी बेड़ा गर्क करके रख दी है। पूरी की पूरी सिस्टम ही केवल क्या है? हाउ टू कलेक्ट ए लॉट ऑफ मनी। बहुत सही, एकदम सटीक जवाब दिए हो। लोग पहले आदमी से प्यार था, आज क्या है? आदमी, आज के ज़माने में एक ही कहा जाए, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये दौर आ गया है। मनी इज एवरीथिंग। ये क्या हुआ है? जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से आर्थिक बना दी गई है। और पत्नी को देवी के रूप में पूजा जाना भी तय है मेरे लाल, ये भी है। लेकिन वो हो कहाँ रहा है? हम इतने विकसित हो गए हैं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि चंद लाइन पे झगड़ा हो रही है, हम अपने घर, अरे हम नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, हम अपने यहाँ चल दे। पहले हर चीज होता था साथ बैठकर, जहाँ प्यार है तकरार है, होता, ये वास्तविकता है। लेकिन आज प्यार और तकरार में एक चीज आ गया है, ईगो। और ईगो ही क्या बना दिया है? मॉडर्न बना दिया है कि आई एम अ मॉडर्न पर्सन। और ये मॉडर्न के चक्कर में जो समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, मैं तो कमा रहा हूँ, तुम जाओ जो करना है करो, हम अकेले रह लेंगे। क्या कर रहा है? जो प्यार था, नैतिकता की भावना थी, वो दिन प्रतिदिन क्या हो गई है? समाप्त होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यह चीज़ों का पतन होना। आप लोगों को नहीं लगता है कि इन चीज़ों का पतन ही इस हिंसा को बढ़ाया है, और इसी से सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है। और इन सामाजिक मूल्यों को एक एक क्रम से लिख लेना, उसमें यदि किसी भी वहाँ पे इथिक्स वाले कॉपी में लिखोगे, मैं इसीलिए कहा था ये चीज़ें अब तो यूट्यूब के किसी भी चैनल का उठा के देखना, इस लेवल तक है क्या? वहाँ तो क्या क्या जा रहा है, 80% लोग पीपीटी बना के लाते हैं और पढ़ दे रहे हैं, हो जा रहा है। और क्या निकलेगा यार? तू नया क्या दे रहा है? और मैं बार बार यही तू लोग को वहाँ पे समझाता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो। इतनी चीज़ें लिखते हो, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रगाढ़ करना, वह पूरी लाइन टीचर समझ जाता है। अब इसी चीज़ को लिखो। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि सभी लोगों को एक साथ रहकर भाई बंधुत्व, भाईचारे के साथ आपसी सौहार्द मूल्य को देखते हुए एक साथ रहना चाहिए।
अरे 5 लाइन कहे वहां पर 1 लाइन में कहे, बात एक ही तू कह रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस तरीके वाली ट्रेंड पकड़ो। जितना जल्दी ट्रेंड पकड़ लोगे उतनी जल्दी स्टेशन पे पहुंच जाओगे, और जितना लेट से ट्रेन पकड़ोगे उतनी जल्दी लेट पहुंचोगे और ऑटोमेटिक पतन होगा। ये सामाजिक मूल्य हो गया। अब दूसरा मूल्य देखो, हमने सामाजिक आयाम को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास किया, यह कंप्लीट हो गया। यदि इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो पूछो, मैं बता देता हूँ। यदि किसी को भी इस मूल्य में दिक्कत हो तो पूछो, मैं बता देता हूँ। जो लोगों को देखना हो वो भी बाद में उन्हें जरूर आप लोग प्रेफर करें देखने का। जो संतुष्ट हो तो पढ़ाई से मेरे संतुष्ट हो तो जरूर उसे फॉरवर्ड करना, आप लोगों को खुद समझ में आएगा। देखो पढ़ाई वो होनी चाहिए ना जो टीचर स्टूडेंट को संतुष्ट कर। टीचर का कर्तव्य है कि स्टूडेंट के हर आंसर, उठने वाले हर भाव को संतुष्ट कर दे, हर आयाम को एक सिस्टम से चलो संतुष्ट करते जाओगे और खुशी मिलेगी। ठीक है, अब धार्मिक आयाम देखें, हम धार्मिक आयाम देखेंगे। धार्मिक आयाम के क्षेत्र में धार्मिक आयाम के क्षेत्र में तो देखो 2 चीजें हैं। हम नैतिकता के पतन का कारण पढ़ेंगे, ध्यान से नैतिकता के पतन का कारण और उठाने का प्रयास। उठाने का प्रयास इस तरीके से पढ़ो, दोनों आयाम समझ। धार्मिक नीति शास्त्र की प्रासंगिकता धार्मिकता आयाम में कैसे दिखती है कि पहले पंडित जी लोग के पास जो पूजा पाठ करवाते हैं उन्हें ज्ञान था, उस विषय वस्तु की मर्मज्ञता थी, उस शास्त्रों का अध्ययन था, तो उसमें एक वो था। आज क्या है, इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट पढ़ के गलती सही पढ़ के उन्हें खुद पूछ दिया जाए कि ओम शब्द कहाँ से आया है, ओम शब्द कहाँ से आया है, लगभग 90% लोग सो जाएंगे। 90% लोग सो जाएंगे। पहली बार वर्ण धर्म वर्णाश्रम या वर्ण धर्म का जिक्र कहाँ किया गया है, किस वेद में किया है। 99% लोग सो जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता है। पूछ दो कि कहाँ से लिए गया, उसे खुद नहीं पता है, उसका आईक्यू लेवल खुद रूम टेम्परेचर से नीचे है। अंतर क्या है कि उसमें हमारी भी कमियां हैं। आज तो हर शास्त्र उपलब्ध है, हर भाषा में लगभग है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल किससे करेंगे। पंडित जी गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, किसको पता है? ना आपको पता है, नहीं मुझे पता है। वो पंडित जी पढ़ रहे हैं, आप मान रहे हैं सही है, तो क्या है ये नैतिक मूल्य। उनको भी मंत्रों ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस एक ही है कि किसी तरीके से झूठ साँच बोलकर पैसा कमाओ। आप लोगों को यकीन होगा, मैं तो लगभग मेरी 1-1.5 साल इन शास्त्रों के बीच ज़्यादा मोहब्बत है। जब भी मैं खाली होता हूँ इनमें ज़्यादा चीज़ें। मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये कभी ये दीपक देख, ये तूने गलत कहे मेरे लाल। देख खाने कोई भी पंडित, क्या मेरे भाई तुम किस दौर से जा रहे हो? खाने पीने से कोई की पंडित की चीजें है ही नहीं। इतिहास गवाह है, उठा के देख लो। उच्च कोटि का विद्वान था रावण, उच्च कोटि का विद्वान था। रावण संहिता एक बार मिल जाएगी गीता प्रेस से 250-300 में, ठीक है, पढ़ लेना। गजब की लिखा था, गर्जना है। तो खाने पीने से इंसान कभी मुर्गा खाने से और लहसुन प्याज न खाने से ना वो पंडित है, वो न वो चीज़ें हैं। पंडित का मतलब वो नहीं होता है जो टीका लगाते हैं जन्म से है। आप लोग यहीं से पढ़ते आए हो कि पंडित वही है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये पूरी तरीके से पंडित है ही नहीं। जन्म के आधार पर
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की अवधारणा कहीं नहीं है। यदि कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हो तो भगवत गीता पढ़ लेना। भगवत गीता का एक श्लोक है, मैं याद है मुझे कंठस्थ, मैं बोलता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, यानी चारों वर्णों की, देख लो खाना क्या है, खाने से तू यदि एक लाइन में ये कहें कि हिंदू धर्म की यही चीजें हिंदू धर्म को बांटने का रास्ता दे दी। ये चीज नहीं, मांस खाता है तो वह छूत है, ये काम करता है तो वह छोटा है, कोई नहीं है। तुम्हारे शरीर को मेरे खून को काटोगे तो दो कलर का खून निकलेगा क्या? एक ही निकलेगा। तो फिर अलग हम क्या हुए? एक ही हुए। सब एक चीज, खाने पीने से कुछ नहीं होता है। यही विडंबना भारत को, सनातन धर्म को बर्बाद की। हम हमेशा जाति से तौलते रहे, हम हमेशा जाति के एंगल से देखते रहे कि पंडित जी हैं तो श्रेष्ठ है। किस शास्त्र में लिखा गया? पूछ देना ना कि पंडित जी किस शास्त्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप श्रेष्ठ हो गए? मैं बता देता हूँ, मनुष्य स्मृति के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्मों के द्वारा ही वो इंसान ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। देखो ना, यदि तू लोग भी थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़े होगे तो इसका मतलब पूछ रहे ना, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य, यानी चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने किया है और इनका विभाजन गुण कर्म विभागस्य। गुण और कर्म कहीं जन्म दिया है, कहीं जाति दिया है? जब है ही नहीं तो क्यों बनाते हो? तू भी पंडित बन सकते हो। इसकी पहल साउथ इंडिया से शुरू हुई कि वहाँ जो अब तक क्षेत्र मंदिरों में पुजारी पंडित जी लोग करवा रहे थे, अब छोटी जाति के पटेल जैसे अन्य जातियां हैं जो शास्त्रों की अच्छी पकड़ है वो करवा रहे हैं। इनको कौन कॉपीराइट दिया है? इनको कौन कॉपीराइट दिया है कि आप ही पूजा पाठ करवा सकते हैं? ये कहीं नहीं है। यह केवल एक ना ये क्या कहते हैं, अपने चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करके हम श्रेष्ठ की भावना को हमें बदलना होगा। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि आप जितना सोशल साइट पे साथ देते हो, सोशल साइट पे जितने साथ टाइम देते हो उसका 1.5 घंटा निकाल लो। 1.5 घंटा निकालो। स्टार्टिंग में ना 1 महीना खूब बोरियत लगेगा कि सर क्या मुझे पढ़ाने के लिए पागलपंती में ला के खड़ा कर दिए, लेकिन 1 महीने के बाद तेरा दिल ऐसे बदलेगा ना, आपका हृदय की हर चीज ऐसी बदलेगी कि आप खुद कहेंगे कि हम तो भटकते थे, खुशी पाने वहाँ, असली खुशी तो यहाँ है। मैं पहले कहता हूँ कि अपने लोगों से कि यदि जिसको शास्त्र पढ़ना है तो चाहत है तो पहला काम करे, रामचरितमानस का कलयुग वर्णन पढ़ ले। देखो 300 साल 400 साल पहले जो तुलसी बाबा कह गए वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वहां से फिर रामचरितमानस में घुसो। वो यहाँ से स्टार्टिंग से मत घुसो, उस बीच को पकड़ो और फिर आ जाओ। तुम्हें एक एक चीज चरितार्थ 1001% जो 400-500 वर्ष पहले लिखे गए वो आज एक एक चीज हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। उसके उनके एक एक चौपाई पर PhD की जा सकती है। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक तुम शास्त्रों को पढ़ के जानोगे नहीं तब तक उनसे सवाल नहीं करोगे। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास किताब है, ग्रंथ है, उसे उठाओ और पढ़ो और उनसे सवाल पूछो, क्या यही सही था, क्या यही गलत था, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये सारी चीजें हैं। यानी धार्मिक आयाम में क्या हुआ है, रूढ़िवादिताओं का बोलबाला। रूढ़िवादिताओं का विकास हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, जो हुआ है ज्ञान के स्थान पर अर्थ की प्रासंगिकता।
बढ़ गई है। लोग सीखना नहीं चाहते हैं, केवल ना किसी तरीके से जोड़ुआ बटुड़ुआ कुछ भी पढ़ लो और पूछ के आए जजमान दे दो जजमान, मतलब धर्म कुछ और कह रहा है, समाज को खतरा। धर्म लोग कह रहे हैं आज समय जिस तरीके से धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये समाज का राजनीतिकरण में सब धार्मिक मुद्दे बहुत है। धर्म के नाम पर सारे लोग सेंसिटिव होते हैं। आज जरूरत जानते हो क्या है? धर्म खतरे में नहीं है, ना धर्म के लोग खतरे में हैं। खतरे में कौन है? ये खतरा करने वाले कौन है? तथाकथित अशिक्षित वर्ग, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट, सोशल यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट। वो कभी मूल शास्त्र तक गए ही नहीं। व्हाट्सएप पे लिख दिया कमेंट में कि विश्व में सबसे तेज दिमाग ब्राह्मणों का होता है, वो मान लेते हरी तरीकी। हम ही तो ब्राह्मण है, हमारा तो दिमाग सबसे तेज है। हजारों रिसर्च आया, कहाँ से आया है कुछ नहीं। ये फेक न्यूज पे मत करो। एक बार जो समय तुम केवल सोशल नेटवर्किंग पे देते हो ना, एक बार तुम शास्त्रों की जड़ में जाओ, जो तुझे सुख मिलेगा ना। मैं हमेशा कह रहा हूँ, 1 महीने बेचैनी होगी क्योंकि तुम एडिक्टेड हो गए थे इन चूतियापा के ज्ञान से। जब उसमें 1 महीने के बाद उसमें जो सुख मिलेगा ना, तेरी हृदय बदल जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, जीवन जीने की तरीका बदलेगा, शांति मिलेगा। यानी ज्ञान के स्थान पे क्या ले लिया है? पैसा सर्वोपरि हो गया है। हमें ज्ञान लाना होगा, जब तक नहीं आएगा सारा चीजें होंगी। अब यह चीज जो सबसे बड़ी चीजें है कि लोग भौतिकता का बढ़ावा, भौतिकता का अधिक बढ़ावा क्या किया है कि आध्यात्मिकता का पतन किया है। लोग आध्यात्मिक वैल्यू को, मूल्यों को समझ ही नहीं रहे हैं और कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा, जानना होगा, और उसके बाद किसी विषय वस्तु को मूल्यांकन करना। आदिता खत्म हो गई। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म और उदार धर्म हिंदू धर्म हो जाएगा, सनातन धर्म हो गया। जिस दिन धर्म से ऊंच नीच की बातें खत्म हो गई, ठीक है, हम ही श्रेष्ठ हैं तुम निम्न हो, ये भाव खत्म हो गया। दुनिया का सबसे उदार, और इनको लगता है कि हम ही श्रेष्ठ, ये भावना हटाना होगा। हमें ये मानकर चलना होगा कि वी आर इक्वल, हम सभी कर सकते हैं, हमें एक साथ मिलकर चलना होगा। तब सबसे बड़ा खतरा यदि कहे धार्मिक मूल्यों का, ये रूढ़िवादी अवधारणाएं हैं। पंडित जी कह दिए कि यहाँ पे नारियल चढ़ाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान उनसे पंडित जी से पूछो कि ये पंडित जी कहाँ लिखा है? वो पंडित जी को खुद नहीं पता है, उनका खुद IQ लेवल रूम टेम्परेचर से नीचे है। वो क्या तुमको बताएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है? वो नहीं लिखा हुआ है। वो एक जल जो पानी चढ़ाते हो ना, वो किसी गरीब को 2 घूंट पिला देना, वो खुश होगा। एक तरफ तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, ये तो मानते हो, हम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर है ईश्वर है, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी ईश्वर मेरे अंदर है। तो इसको चढ़ाओगे, इसकी पूजा करोगे, इस पे 10 रुपया खर्चा करोगे, तो ये इसकी पुकार देगी। इसी में तो आत्मा है, इस शरीर में आत्मा है। और जब इस आत्मा शरीर को खुशी मिलेगी, यानी आंतरिक आत्मा को खुशी मिल रही है, तो वो ईश्वर की वास्तविक पूजा है। हम करोड़ों रुपये हर साल, भारत का लगभग जितना GDP है उसका 2 3 चढ़ावा कहाँ जाता है? मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है। हम इन चीज़ों को कम करना होगा। ईश्वर आप में है, हमें आपकी पूजा करनी होगी। फूल पत्ती फोटो पे चढ़ाने से ये जो रूढ़िवादिता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। वो भी कहते हैं यार किस वास्तविक सेवा यही है। ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वामी विवेकानंद की योग पढ़ लीजिए, वो कहते हैं। यदि ये बात चीज़ें हैं तो महर्षि अरविंद की पढ़ लीजिए, वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। महर्षि अरविंद से एक बार एक बालक आता है, पूछता है कि
एक बात बताइए, क्या हम आपके आश्रम में आके शिक्षा लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी? वो कहते हैं कि कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति तब मिलेगी जब माँ भगवती को यहाँ से मानोगे, जब उन्हें यहाँ बैठाओगे, यहाँ से पुकार करोगे, तब होगा। तुम बाहर देख रहे हो, कहाँ मिलेगी? हमें इस रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा, तब जाके हमारा उद्धार होगा। नहीं तो ये रूढ़िवादिताएं कल भी पतन की। आप इस रूढ़िवादिता के चक्कर में देखिए, 90% छोटी, जो कहते हैं कि छोटी जाति के हैं, ईसाई धर्म में गई। इन्हीं रूढ़िवादिता बेवकूफ़ी की वजह से 80% हिंदू मुसलमान बने, ईसाई बने और दिन प्रतिदिन बनते हैं। अरे कभी एक बार ये भी तो कह देते कि तू भी बराबर है, तेरे में कुछ अंतर नहीं है। ये रूढ़िवादिता ही हिंदू धर्म के लोगों को ही, अपने ही परिवार के लोगों को अपने में ही ऊंच नीच की भेद बनाकर वैमनस्य की ले जाती है। वह कल दिन उठिया उठाते हैं, ठोक देते हैं। ये चीज़, यही ऊंच नीच का भेदभाव ही पतन का कारण बना है। हमें इस पतन को सुधारना होगा। सही बोले। आज सेल्फी, ये चीजें सही है। कोई ये थोड़ी सी बात ही नहीं कर रहा है कि थोड़ी से शास्त्रों की चीजें पढ़ ले ना, एक बार पढ़ के तो देखो। सच बताते हैं, 30 दिन पढ़ो, 31वां दिन नहीं लगा हो गया ना, उनमें थोड़ी सी, हाँ पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज शास्त्र पढ़ो ना, तो उसमें अपना दृष्टिकोण लो। ये कदम हमारा गंवार भक्त मत बन जाओ कि जो कह रहे हैं सही करे। उन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो सोशल यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं और सोशल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, सोशल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, इनसे एक बार हट के वास्तविक दुनिया के यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट बन जाओ। देखो ज्ञान नहीं बढ़ता है कि तुम्हें शांति मिलेगी, हर चीज़ को सहज भाव से रहोगी। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन तर्क के आधार पे पढ़ो। एक व्यक्तित्व बढ़ने का, ज्ञान बढ़ेगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा। मोटिवेशन के लिए ना 90% स्टूडेंट पागल है कि कुछ मोटिवेट कर दीजिए। अब ये गधों, मोटिवेशन के लिए जितने मोटिवेशनल गुरु तुम सुनते हो, सब वह कहीं ना कहीं इन शास्त्रों से प्रभावित है। शिव खेड़ा से लेकर विवेक कुंद्रा से लेकर जितने लोग हैं ना, सारे के सारे भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं और उसी से बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तुम क्यों न जाते हो? जब वो अपना वो थोड़ा सा पढ़ के उस कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? हमें तो सवाल आपसे है कि जितना सोशल यूनिवर्सिटी पे समय देते हो, 1 घंटा उसमें दो, देखो दिल नहीं बदल गया, सोच नहीं बदली, हर समय चीज़ों में डिसीजन लेने की चीज़ें नहीं बनी, ऑटोमेटिक चीज़ें बदल जाएगी।